अरे कालूराम, क्या बात है, फिर से तुम आ गए। पिछला कर्जा अभी तक नहीं चुकाया तुमने। अरे चुका दूंगा साहब जी, इस बार फसल नष्ट हो गई, कुछ पैसे दे दीजिए। मैं कुछ फसल लगा के कुछ अगर इनकम हो जाए तो आपका कर्ज सारा चुका दूंगा। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे खेत की कागजात मेरे पास गिरवी रखे हैं। इस बार अगर ये पैसे नहीं चुका पाए तो सारे खेत मेरे हो जाएंगे, तो थोड़ा सा संभल के। हाँ साहब, पता है। तो ठीक है, ये लो पैसे और जल्दी चुका देना। ये है रामलाल, जो कि कर्ज का व्यापारी है। किसानों और गरीबों को कर्ज देकर उसके खेत हथिया लेता था। ऐसे ही करते करते रामलाल काफी अमीर हो चुका था। काफी उम्र भी हो गई थी, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी थी, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। रामलाल की माँ और रामलाल दोनों लड़की देखने के लिए गांव आए हुए थे सीमा के घर। सीमा चाय लेकर उनके पास आती है। ये लीजिए, आप लोगों के लिए चाय बना के लेके आई हूँ। रामलाल सीमा को देखता है और उसे पसंद कर लेता है और रामलाल और सीमा की शादी तय हो जाती है। आप लोगों की शादी संपन्न हुई। रामलाल और सीमा की शादी हो जाती है। एक साल बाद एक रोज सीमा किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, बहू क्या कर रही हो? हाँ माँ जी, कहिए, ऐसे कुछ काम कर रही थी। अरे बहू, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ जी, कहिए, क्या बात है? अरे बहू, शादी के तो इतने दिन हो गए, कब हमें खुशखबरी दे रही हो? हमें भी तो मन करता है कि हम अपने पोता पोती को अपने गोद में खिलाएं। हाँ माँ जी, वो तो मेरा भी मन करता है, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, वो तो सारे ऊपर वाले के हाथ पे है ना माँ जी। अरे बहू, ये ऊपर वाले वगैरह कुछ नहीं होता है, मुझे नहीं पता। मुझे तो इस साल कोई पोता पोती चाहिए ही, जैसे भी हो करके। लेकिन माँ जी, वो मैं कैसे? वो मुझे मत सिखा, तू अपना देख ले। एक रोज रामलाल और उसकी माँ बात कर रही होती है। अरे बेटा, अब इतने दिन हो गए शादी को, अभी तक एक भी बच्चा नहीं है और तेरी उम्र भी बढ़ते जा रही है, कुछ कर बेटा। अरे माँ, मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में थोड़े ना है ये सब। अरे बेटा, मुझे लगता है बहू में कोई खोट है, जिसके कारण हमें बच्चा नसीब नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले, इस बहू को रहने दे। ऐसे भी हमारे पास बहुत पैसा है, 2 बीवियां तो तू रख ही सकता है। लेकिन माँ, ये कैसे हो सकता है? अरे होने को तो सब कुछ हो सकता है, बस तू तैयार हो जा, बाकी मैं संभाल लूंगी। मुझे तो बस नाती पोता चाहिए अपने गोद में खिलाने के लिए, बदले में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रामलाल और उसकी माँ बातें कर रही थी और इधर पर्दे के पीछे से सीमा सारी बातें सुन लेती है। उसे काफी बुरा लगता है। सीमा दूसरे कमरे आ जाती है रोते रोते। अरे ये क्या हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है तो ये दूसरी शादी करेंगे, ये मैं अपने सौतन के साथ रहूंगी, लेकिन ये कैसे? सीमा को इस बात का काफी बुरा लगता है, लेकिन सीमा बेचारी कर भी क्या सकती थी। यहाँ सीमा का कोई सुनने वाला नहीं था कुछ है, और इधर सीमा खड़ी खड़ी सब कुछ देखते रहती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। हे ऊपर वाले, अब तो मुझे पोता पोती का सुख जरूर मिलेगा। एक रोज रजनी कमरे के अंदर जा रही थी, तभी उसकी सास उसे पुकारती है। अरे रजनी बहू, रजनी बहू, इधर सुनो। हाँ माँ जी, कहिए, क्या हुआ? अरे बहू, अभी तक भी तुझे बच्चा नहीं हो रहा है, क्या हुआ है? तू भी छोटी बहू की तरह बांझ तो नहीं है? अरे माँ जी, ये क्या कह रहे हैं, मैं बांझ कैसे हो सकती हूँ? थोड़ा सा समय दीजिए, अपने आप हो जाएगा। अरे बहू, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे इस साल मेरे गोद में पोता पोती चाहिए। अब तू जो से भी करे, मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी हो करके मुझे तो बच्चा चाहिए। लेकिन माँ जी, ये मेरे हाथ में थोड़े ना है। रजनी की सास और कुछ नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। अरे लगता है ये पागल हो गई है बुढ़िया, जो कुछ भी करती है। एक साल बाद फिर से रामलाल की माँ रामलाल की शादी एक नई लड़की लाली से करवा देते हैं। पोता पोती की लालच में रामलाल की ये तीसरी शादी करवा चुके थे। लाली को भी रामलाल की माँ
आरती करके घर के अंदर लेके आती है और उधर दूर खड़ी रजनी और सीमा ये सब देख रही थी। एक रोज तीनों बहुएं किचन में थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहुएं, तुम लोग तीनों बांझ की बांझ हो क्या? मेरी ही किस्मत खराब थी कि तुम लोग मेरी किस्मत में पड़ी हो क्या? मुझे एक पोता पोती नहीं दे सकती? कैसी बहू हो तुम लोग? अरे माँ जी, ये भी तो हो सकता है कि आपका बेटा बाप नहीं बन सकता है। हम लोग ठीक हो, आप अपने बेटों को डॉक्टर क्यों नहीं दिखाते? अरे रजनी बहू, मुझ संभाल के बात किया कर। मेरे बेटे पे अगर कुछ लांछन लगाई तो बुरा हो जाएगा। मेरा बेटा एकदम ठीक और फिट है। दोस्त तो तुम लोग में है, तभी तो मुझे एक बच्चा नहीं दे सकती हो। और आई बड़ी बड़ी जवान से बात करने वाली। उनकी सास वहाँ से चली जाती है। तभी इधर रजनी कहती है, अरे मुझे लगता है हम तीनों में से किसी का कोई खोट नहीं है, हम लोग कोई बांझ नहीं है। हमें तो उनका चेकअप करवाना चाहिए, जैसे भी करके तब पता चलेगा कि बच्चा आखिर क्यों नहीं हो रहा है, दोस्त किस में है। हाँ, लेकिन कैसे, वो कैसे किया जाए? अरे चिंता ना करो, मेरे पास एक प्लान है, इस प्लान में काम करते हैं। तीनों बहुएं मिलकर एक प्लान करती है। तीनों बहुएं रामलाल को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है चेकअप के लिए। अरे रजनी दी, अब क्या करे, उनका चेकअप कैसे करवाए? अरे चिंता मत करो सीमा, मैंने डॉक्टर साहब को सारी चीजें बता दी, वो आके खुद चेक कर लेंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह वाह, आप तो बहुत चालू हैं। बस सीमा, अब देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। तीनों बहुओं का चेकअप के बाद डॉक्टर साहब आते हैं, चेकअप करते हैं अच्छे से और सैंपल लेके चले जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ रुको, मैं डॉक्टर साहब से बात करके आती हूँ। फिर रजनी जाती है डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। रजनी डॉक्टर साहब के पास आती है मिलने के लिए और रिपोर्ट जानने के लिए। अरे डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या दिक्कत है हमारी, हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? अरे आइए, मैं आप ही लोगों का रिपोर्ट देख रहा था। दिक्कत तो आप तीनों में से किसी में नहीं दिख रहा है, दिक्कत तो आपके पति में है। ये क्या कह रहे हैं, तो कैसे ठीक हो सकता है ये? अरे जरूर ठीक हो सकता है, ये लीजिए, ये दवाई आप हर रोज उसे एक गोली करके दीजिए, देखिएगा महीना भर में ही रिजल्ट आ जाएगा। ओह थैंक यू डॉक्टर साहब। रजनी उस दवाई को लेकर वापस चली जाती है। एक साल बाद तीनों बहुओं को बच्चा हो जाता है, इससे उसकी सास काफी खुश हो जाती है। अरे बहू, तुम लोगों से मैं बहुत खुश हूँ, बस मुझे माफ कर देना। मुझे ये लग रहा था कि तुम ही लोग बांझ हो, लेकिन ये सोचना भूल गई कि दोस्त तो मेरे बेटे में भी हो सकता है। धन्यवाद बहुओं, तुम लोगों के चलते आज मैं 3 पोता पोतियों को अपने गोद में खिला सकती हूँ। अब तीनों बहू एक साथ खुश रहती है तीनों बच्चों के साथ, और उसकी सास और भी ज्यादा। सभी कोई अब खुश। शाम ने अपना नृत्य का प्रदर्शन कर लिया, लेकिन मधु जो कि एक शादीशुदा औरत है, आखिर क्यों इन सेठों के सामने अपना नृत्य प्रदर्शन कर रही है और कैसे पहुंची इस कोठे में, इसे जानने के लिए हमें, जो कि एक छोटी मोटी सी जॉब करके अपना घर चलाता है। अरे बेटा मोहन, ये ले तेरे लिए चाय लाई। ये है मोहनलाल की माँ शांति देवी। मोहनलाल की अभी तक शादी नहीं हुई थी, कारण उसकी माँ कोई भी लड़की मोहनलाल को पसंद आती, उसकी माँ उससे दहेज इतना मांगती कि वो लड़की मोहनलाल से शादी करने से इनकार कर देती। इसी कारण मोहनलाल अभी तक कुंवारा था। अरे माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है काम के सिलसिले में। अरे बिटुआ, अभी तेरी शादी हो जाती तो बहू मेरे साथ रहती, अब मैं कब तक अकेली रहूं घर में? ऐसे ही तू बाहर जाते रहता है, एक शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे माँ, तुम्हारी लालच कम होगी तब तो मेरी शादी होगी। ये दहेज लेना बंद करो, तभी मेरी शादी हो सकती है, वरना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। ये कहते हुए मोहनलाल वहाँ से चला जाता है। अरे ये मोहन बिटवा भी सही कह रहा है, मेरे लालच के कारण ही मेरा बेटा कुंवारा है अभी तक। मुझे ये लालच मन से हटानी होगी, कोई अच्छी सी बहू देखना होगा मोहन के लिए।
आज ही मैं मंदिर जाकर पंडित जी से बात करती हूँ मोहन के शादी के लिए। मोहनलाल की शादी किशोर जी की बेटी मधु के साथ करवा दी जाती है। किशोर जी एक किसान थे और काफी गरीब थे। मोहनलाल की दूसरे दिन मोहनलाल काम के लिए जाने वाला होता है। अरे मधु, अपना ध्यान रखना, मैं काम पे जा रहा हूँ। माँ जी घर पर है, माँ जी का भी ध्यान रखना। अरे हाँ हाँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं सब कुछ ध्यान रखूंगी, आप निश्चिंत होके जाइए। अरे मधु, बहू कहाँ हो? अरे देखो, माँ जी बुला रही है, शायद कुछ जरूरत होगी। मैं ऑफिस चलता हूँ, तुम जाओ माँ जी से बात कर लो। हाँ जी ठीक है। फिर मोहनलाल ऑफिस के लिए निकल जाता है और इधर मधु भी माँ जी के पास चली जाती है। ये लड़की भी ना कब से बुला रही हूँ, आ ही नहीं रही है। नहीं पता क्या कर रही है, नई नई शादी करके आई और अभी से अपना ढंग। जा अब खाना बना जल्दी से मेरे लिए। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। मधु वहाँ से चली जाती है